हाई क्लास, अभी बात करते हैं नए टॉपिक की जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इसकी बात करते हैं कौन सा चैप्टर है, तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है। तो केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं कि क्या होते हैं केमिकल बॉन्ड, और उसके बारे में जितने भी बेसिक्स पॉइंट हैं और सुपर एडवांस पॉइंट भी है उनको सब बात करते हैं। जैसे बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की, इसकी बात करते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो सभी बताएं क्या होता है केमिकल बॉन्ड। आपने अभी तक केवल और मैक्सिमम लोगों को क्या है कि बॉन्ड का टाइप पढ़े, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, मेटालिक बॉन्ड क्या है, लेकिन बॉन्ड है क्या बेसिकली उसको नहीं पता है। आयनिक बॉन्ड क्या है वो सभी पता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है। तो जस्ट इट इज नॉट अ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, इट इज अ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि ए हाई फोर्स ऑफ a high force of attraction, a high force of attraction present between present between any chemical any chemical species। लिखा हुआ है ए हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या है, तो ए हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एनी केमिकल स्पीसीज, किसी भी केमिकल स्पीसीज के बीच में जो प्रबल आकर्षण का बल होता है उसी को हम रासायनिक बंध बोलते हैं। समझ रहे हैं, केमिकल स्पीसीज क्या है, तो जैसे लाइक कौन कौन सी केमिकल स्पीसीज है, तो हम लाइक क्या लिख सकते हैं इसमें, एटम हो सकते हैं, एटम एटम के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, और क्या हो सकते हैं आयंस हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। समझ रहे हैं केमिकल बॉन्ड क्या है, तो ये हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एनी केमिकल स्पीसीज नोन एज केमिकल बॉन्ड। क्या लिख सकते हैं आप, नोन एज केमिकल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, एक प्रबल आकर्षण का बल किसी केमिकल स्पीसीज के बीच में प्रेजेंट होता है उसी को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल स्पीसीज मींस चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो क्या हो हमारे आयंस हो। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, या हम उससे भी पहले बात कर लें कि व्हाई एनी केमिकल स्पीसीज फॉर्म्स बॉन्ड। क्या रीजन है कि कोई एलिमेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है, कोई हमारा केमिकल स्पीसीज क्यों बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा रीजन है कि वो बॉन्ड बना रहा है। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे पहला रीजन क्या है, ऑक्टेट रूल, इसकी बात करते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, क्यों क्या है ये, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इस ऑक्टेट रूल को पढ़ने का रीजन क्या है कि व्हाई केमिकल स्पीसीज, व्हाई केमिकल स्पीसीज फॉर्म, क्यों हमारी केमिकल स्पीसीज बॉन्ड बनाती है। तो उसके उसको जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, तो ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली ये रूल बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं हो सकता, बहुत सारे कंपाउंड एक्सेप्शन में है, लेकिन हम जो स्टार्टिंग में दिया होता है, जैसे हम बहुत सारे मॉडल को पढ़ते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, है ना, और ऐसे ही बहुत सारे, वैसे हम ऑक्टेट रूल को भी पढ़ेंगे। तो ऑक्टेट रूल क्या है बेटा, तो इस रूल को सबसे पहले दिया है ना, तो हम लिख सकते हैं कि दिस रूल इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, सबसे पहले किसने इसको प्रपोज्ड किया है, इस रूल को सबसे पहले किसने दिया, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जीएन लुईस। किसने दिया बेटा, लुईस नाम का साइंटिस्ट है, जीएन लुईस। तो उसी को हम कभी कभी आप देखते होंगे लुईस का ऑक्टेट नेम भी पूछ लिया जाता है, तो यही है, उसी रूल की बात हो रही है कि दिस रूल इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जीएन लुईस। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा इस पॉइंट में, तो उसकी बात करते हैं। तो हम पॉइंट को लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, VIOP हम लिख दीजिए इधर, है ना। क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, पॉइंट को थोड़ा समझ लेंगे कि क्या है कि जो भी एलिमेंट है, जो भी केमिकल स्पीसीज है ना, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। जब बॉन्ड बनता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। जब किन्हीं दो एटम के बीच में, या एटम मॉलिक्यूल के बीच में, या मॉलिक्यूल आयन के बीच में आपस में ही मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बॉन्ड बने, ठीक, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उस पॉइंट को समझेंगे। जैसे अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थोड़ी सी पॉइंट को, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑल एलिमेंट, या हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल स्पीसीज, ऑल एलिमेंट या केमिकल स्पीसीज, ऑल एलिमेंट और केमिकल स्पीसीज वांट टू, 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 वा
go, want to go, the want to go, the nearest nearest noble gas, nearest noble gas configuration, nearest noble gas configuration। क्या लिखा कि बहुत सारे जितने भी केमिकल स्पीसीज हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, रीजन क्या है कि वो सभी चाहते हैं कि हम अपने पास वाले नोबल गैस के कन्फिग्रेशन को पा जाएं, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि नोबल गैस क्या होते हैं, हमारे इनर्ट गैस होते हैं, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी से। लेकिन अब तो जैसे जीनोन हुआ तो कुछ कॉम्प्लेक्स उसके सामने आ गए, जैसे XCF2 है, XeF4 है, ठीक है। तो पॉइंट की बात करेंगे अभी क्या है कि सभी एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस के कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहते हैं। लेकिन होगा क्या, आप समझना कि अब मान लो कि कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा केमिकल स्पीसीज है जिसका नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं कंप्लीट है, तो उसको तो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या कि दोज केमिकल स्पीसीज, दोज केमिकल स्पीसीज which have not come। अच्छा, ये ऑक्टेट रूल मींस क्या है, हम बोल सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल, सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए, 8, तो वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करेगा। क्योंकि जो भी नोबल गैस होते हैं उनका कन्फिग्रेशन NH2NP6 लिख सकते हैं, NH2NP6 होता है, मींस इनके आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 8। तो हम बोल सकते हैं कि दोस केमिकल स्पीसीज व्हिच हैव नॉट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, उनके बाहरी कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन, व्हिच हैव नॉट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, उनके पास उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यदि नहीं है, then they form then they form bond। क्या वो क्या करेंगी, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। कैसे होगा, कॉमा के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि either by loss or gain of electron। किसके थ्रू, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, आउटर मोस्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, चाहे वो किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, एक्सेप्ट कर ले, और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए उसके 8, इसलिए वो बॉन्ड बनते हैं। समझ रहे हैं बात को। अगला पॉइंट क्या है कि एक तो ये लिख लिया कि आइदर बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम लिख सकते हैं और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके थ्रू और भी ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ले, इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर ले आपस में, आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे पॉइंट को। तो आप लिख सकते हैं इसको कि क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। किसने दिया इस रूल को, तो सबसे पहले जीएन लुईस ने दिया है। इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है बेटा, तो पॉइंट को समझना कि ऑल एलिमेंट या केमिकल स्पीसीज वांट टू गो द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, वो अपने बगल के नियरेस्ट नोबल गैस के कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहते हैं। मींस कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 6 और 2 इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, टोटल 6 और 2 कितने होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, then means क्या लिखा हुआ कि those chemical species which have not 8 electron in outermost cell they will form bond। क्या करेंगे वो, तब वो बॉन्ड बनाएंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे then they form bond, इसलिए वो बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बन सकता है, तो either by loss और gain of electron, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर बॉन्ड बनाए, या by sharing of electron, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने और बॉन्ड बनाने। ठीक है, जैसे एग्जांपल बात करते हैं, कुछ एग्जांपल, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सर। अब बात करते हैं एग्जांपल कि कौन कौन से एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो किसकी बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। ओके, आप समझ में आ रहा है क्यों बॉन्ड बन रहा है एटम के बीच में। जैसे एग्जांपल है, आपने देखा होगा Na और क्या है प्लस में Cl, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 11, और Cl का कितना है, 17। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आउटर मोस्ट सेल में इस सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, भी एक, क्योंकि लास्ट या नई गिनती चालू हो रही है ना। तो अब इसकी क्लोरीन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। देखिए 6 to 8 to 10 to 12 और 5 17।
तो इसके आउटर मोस्ट सेल में देखो नई गिनती यहाँ से चालू है 3 की और यहाँ तक है, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में है टोटल इलेक्ट्रॉन 7 और इसके आउटर मोस्ट सेल में है टोटल इलेक्ट्रॉन 1। यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन मिलने पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इस सोडियम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन पाना मुश्किल है, लेकिन यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो क्या सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे? 6 और तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके? 8। तो होगा क्या इस केस में? क्या होता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको? क्लोरीन को। यानी यहां से यहां पे क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? सोडियम से क्लोरीन को ट्रांसफर होगा। और जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, मींस जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि जो हमारा परमाणु होता है वो धनावेशित गोला होता है, और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु विद्युत उदासीन है, मींस जितने प्लस चार्ज है उतने ही माइनस चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से ट्रांसफर हुआ, ये मींस कि सोडियम के एटम में से एक नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज तो बच जाएगा ना एक्स्ट्रा, क्योंकि परमाणु क्या था? विद्युत उदासीन। तो जब एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक प्लस चार्ज बचेगा, वही प्लस चार्ज दिखता है Na के प्लस के रूप में, ये वही एक्स्ट्रा चार्ज है। और अब Na प्लस के केस में सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे और देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। इस केस में इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। अब ये स्टेबल है। दूसरा, जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया किससे? सोडियम से, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज बढ़ेंगे ना उस पे एक माइनस। क्यों? क्योंकि एटम तो न्यूट्रल था, अभी एटम क्या था? न्यूट्रल। तो एक माइनस चार्ज ज्यादा आएगा तो माइनस चार्ज दिखेगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये जो क्लोरीन है इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? लास्ट में 3s2 और 3s2 3p6, और यहाँ पे जो Cl होगा वो कैसा होगा? माइनस होगा। इस केस में Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और Na के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए बॉन्ड बनते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले या चाहे इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले? ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, नॉट शेयरिंग। यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है? और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये तो किसका एग्जांपल था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका एग्जांपल था? तो एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। दूसरा किसकी बात करेंगे? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इसको नोट कर ले। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने बहुत सारे कंपाउंड देखे होंगे, ऐसा मॉलिक्यूल देखा होगा। जैसे एग्जांपल है, किसका एग्जांपल की बात हो रही है? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जैसे आपने देखा होगा Cl2, क्या देखे होंगे? Cl2 देखे होंगे। मींस दो Cl आपस में कैसा क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना है। Cl और Cl के बीच में क्या बना हुआ है? बॉन्ड। तो जैसे समझना कि एक Cl के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन कम था 8 होने से, तो दूसरे वाले Cl के भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ना, आउटर मोस्ट सॉरी कम होगा ना, कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बाकी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7। तो उन 7 को दिखाएंगे। तो 3 2 5 और 2 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अगर ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें, मींस कि ये क्लोरीन ऐसा बन जाए, ये क्या बन जाए? ऐसा। यहाँ पे बात करें तो 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट, इस क्लोरीन की अगर बात करें तो यहां से अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या ये भी इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट है? 2 4 6 और 2 8। तो ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हुआ है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब ये Cl दोनों पास पास आए होंगे, बॉन्ड बना होगा, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हुई होगी। एनर्जी क्या हुई होगी? डिक्रीज। तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हम ऐसा कह सकते हैं कि इन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी वो भी कौन सी एनर्जी बोल सकते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है? डिक्रीजेस क्या हो जाती है? घट जाती है। अब एनर्जी घटने का मतलब एनर्जी रिलीज हुआ,
और आपने 10th में या और भी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज हो या हीट रिलीज हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है? कैसा रिएक्शन होता है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब बॉन्ड बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और एनर्जी डिक्रीज का मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, और एनर्जी रिलीज हुआ इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा है अपना? एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपीय क्रिया। दूसरा कि बॉन्ड फॉर्मेशन था एक्सोथर्मिक, तो हम यहीं पे एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। दूसरा, जब एनर्जी निकल रहा है तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई बॉन्ड बन रहा है और एनर्जी निकली मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी, डेल्टा एच मींस एंथैल्पी चेंज की बात करें तो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? नेगेटिव। क्या होगी? नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। और जब बॉन्ड बनेगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट तुमको देनी पड़ेगी, तो हम हो सकते हैं कि इसके लिए जो डेल्टा एच होगा वो कैसा होगा अपना? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए? केमिकल बॉन्ड के लिए। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी अगर निकल रही है तो वो जो रिएक्शन होगा कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। बॉन्ड तोड़ना है तो रिएक्शन कैसे होगी? एंडोथर्मिक मींस उसमें आपको हीट देनी पड़ेगी, और अगर आप हीट दे रहे हैं तो जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव। समझ रहे बेटा? इतना लिखने के बाद अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और वो बात करते हैं क्या? अभी क्या है कि इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम थोड़ी देर इस वीडियो को पॉज करेंगे और इसका बचा हुआ रिमेनिंग जो भी पार्ट है हम लिख दे रहे हैं यहीं पे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, वो अभी नेक्स्ट तुरंत अभी बनेगा वीडियो, लेकिन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा वो कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, वो सभी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे आपका भी टॉपिक और उनका भी टॉपिक क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, और एक दूसरे के बीच में अच्छी बॉन्डिंग